एवरीवन, दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग वीडियो। इसमें मैंने पिछले 4-5 सालों के सारे पीवाईक्यूज इंक्लूड किए हैं फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड 2023 एंड 2024 में ही मैक्सिमम सवाल पूछे गए हैं। एंड मैंने काफी वेबसाइट्स विजिट करी है, मैंने देखा कि सारे पीवाईक्यूज उन लोगों ने कवर नहीं कर रखे हैं। तो मैंने पर्सनली खुद एनटीए के ऑफिशियल पेपर्स लिए एंड उसमें से मैंने स्क्रीनशॉट्स ऐड करे हैं जो मुझे सारी वेबसाइट्स पे भी ढूंढने पे नहीं मिले थे क्वेश्चन, उन सब के भी। तो मैंने इस पूरे पीडीएफ को बनाने में 8 से 10 घंटे स्पेंड करे हैं। एंड इसमें तुम्हें सारी वैरायटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो मेक श्योर कि इस वीडियो को एंड तक देखो। मैंने और अच्छे से समझाने के लिए इनको 3 टाइप्स में भी कैटेगराइज करा है। तो पहले तो है डायरेक्ट मेमोरी या थ्योरी बेस्ड, कि जस्ट तुमने देखे और तुम्हें याद है चीजें तो तुम जस्ट टिक कर दोगे। ऐसे काफी सवाल थे। देन उसके बाद सेकंड कैटेगरी है हमारे पास कंसेप्चुअल, कि थ्योरी पता है और थोड़ा सा एप्लीकेशन जानते हो तो कर लोगे। ये तुम देख सकते हो, डायरेक्ट मैंने उनके पेपर से स्क्रीनशॉट लिए हैं। ये मुझे वेबसाइट से मिल नहीं रहे थे, हो सकता है कुछ वेबसाइट्स पर हो, बट इतना मैं श्योर कर सकती हूँ ये किसी भी वेबसाइट पे सारे के सारे एक साथ तो अवेलेबल नहीं है। तो मजा आ जाने वाला है। एंड देन थर्ड कैटेगरी इज न्यूमेरिकल्स। तो ठीक है, इसे एंड तक देखोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला है अब तो प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और इसका क्वेश्चन पक्का बना के आओगे, इतना मुश्किल भी नहीं है। आई विल से कि जो मैंने पहले 3 वीडियोस डाली है वो देख के आओ, उसके बेसिस पे सारे के सारे क्वेश्चन एकदम मस्त तरीके से हो जाएंगे एंड कॉन्सेप्ट एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि हमने जो भी पढ़ा है मैक्सिमम चीजें उससे हो जाएंगी, बट स्टिल थोड़ा इधर उधर का आता है, तो ऐसे नहीं हो जाना कि नहीं ये तो पढ़ा ही नहीं है वट एवर। ऐसा तो बहुत बार होता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर चीजें आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर पहली क्वेश्चन में तुम देखो वैक्यूम डिस्टिलेशन लिखा हुआ है, अब तुम सोचोगे यार एग्जैक्ट वैक्यूम डिस्टिलेशन करके तो कुछ नहीं पढ़ा, बट तुम्हें याद है ना 4 टाइप्स में से एक चीज थी रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन। तो थोड़ा ऐसी चीजों को रिलेट करके कॉमन सेंस लगा के भी करना होता है, तभी सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, तो यही बोलना था। चलो शुरू करते हैं। Which of the following statements are correct? Glycerol is purified by vacuum distillation because it decomposes at its normal boiling point. तो ठीक है, reduced pressure distillation यूज करते हैं, ये हमें पता है, वो ही कहना चाह रहा होगा ये इधर। एंड देन बोल रहा है कि बिकॉज इट डिकम्पोजेज एट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो ग्लिसरॉल हमने स्पेसिफिकली एग्जांपल देखा था, तुम यहाँ पर देख सकते हो। रिड्यूस प्रेशर में हमने देखा था कि ग्लिसरॉल सेपरेशन फ्रॉम स्पेंट लाइन सोप इंडस्ट्री। तो ठीक है, मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, ये तो ठीक है। अगर तुम्हें नहीं भी पता ना कि पर्टिकुलर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज करता है, उससे पहले डिकम्पोज करता है, तो इसे चाहे होल्ड पे भी रख लो तुम। ठीक है, तुम आगे ऑप्शंस और निकालोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। फिर तुम देख रहे हो एनिलीन कैन बी प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन एज एनिलीन इज मिसिबल इन वाटर। तो यहाँ पर देखो, ये तो ठीक है, बट ये चीज गलत है। क्यों? यहाँ पर देखो वापस से, स्टीम डिस्टिलेशन में देखा था कि टू प्यूरिफाई एनिलीन, वो बात ठीक है, बट दीज लिक्विड शुड बी इमिसिबल विद वाटर, तो वो तुम्हारे साथ खेलना चाह रहे थे। देन इथेनॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ethanol water mixture by azeotropic distillation because it forms azeotrope। तब देखो, ये तुम्हें नहीं पता है तो इसे तुम होल्ड पे रख सकते हो। जरूरी नहीं है कि हमें सारे के सारे ऑप्शंस आने चाहिए कि हमें एग्जैक्ट उसका ट्रू फॉल्स पता हो। मेजॉरिटी भी अगर हम निकाल लें तो एलिमिनेशन से चीजें हो जाती हैं। तो बी तो एकदम ही गलत है, तो तुम देखो तुमने ये ऑप्शंस तो डिस्कार्ड कर ही दिए, तुम्हारे पास आंसर ऑलरेडी आ चुका है एसीडी ओनली, बट स्टिल। एंड पता है ये क्वेश्चन उस वे में भी ट्रिकी है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि जैसे बी ज्यादा ऑप्शन में दे रखा है तो बी तो होगा ही, तो वो तरीके काम नहीं करते, जी वाले भी समझदार हैं। देन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्योर इफ मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट इज रिमेन द सेम। ठीक है, तो ये देखो, मोटिवेशन पढ़ाई थी शुरुआत में, उसी में बताया था कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्योर या इम्प्योर। उसमें सीधा बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से और इन चीजों से। तो देख रहे हो डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन आ रखा है।
ये नोट्स तो मैंने पहले के बना रखे हैं अपने। एंड ये सब एनसीईआरटी का ही मटेरियल है। मतलब कुछ चीजें मैंने समझाने के लिए क्रोमेटोग्राफी में स्टिल ऐड ऑन करी थी, बट ये बाकी सारा एनसीईआरटी का है। तो देखो वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये तुम्हारा हो गया एसीडी। अब ये पॉइंट जो है तुम याद रख लो, हो सकता है एनटीए कभी वापस पूछ ले और तब तुम्हें यही स्पेसिफिकली आना चाहिए, तो ऐसी चीजें अलग से नोट कर लिया करो। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो डिस्टिलेशन पूछना चाह रहे हैं वो इस सवाल से हमसे। तो नॉर्मल डिस्टिलेशन लिखाओ। तो क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है सिंपल डिस्टिलेशन की बात कर रहे हैं। अब ये डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड है। ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई, रिड्यूस्ड प्रेशर, aniline water mixture, steam distillation, separation of crude oil fractions, fractional distillations, chloroform aniline, simple distillations। अब मार्क कर दो। ए का फोर्थ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन 3, स्टीम डिस्टिलेशन यानी कि सी का सेकंड, और डी का डिस्टिलेशन रिड्यूस प्रेशर यानी कि 1। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 हो गया। एज सिंपल एज दैट। अब मैं बार बार नोट्स रेफर नहीं कर रही हूँ। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि पहले 3 वीडियोस देख के आओ, अच्छे से याद करके आओ, तो ये पीवाईक्यू वीडियो करने में और मजा आएगा। ये देखो डायरेक्टली यहाँ लिखा हुआ है, काम खत्म। अब एक और सिमिलर क्वेश्चन, ये तो बहुत बार ही पूछ दे रहे हैं ये लोग। बस वहां पर क्या है, नॉर्मली लिख दिया था, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। तभी तुम देखो मैंने वीडियो में स्पेसिफिकली फॉर्मूला भी मेंशन करे थे। तो ये क्या है, क्लोरोफॉर्म, और ये है एनिलीन। तो ये तुम्हें पता है, इसके लिए सिंपल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, तो ए का 3। तो ये दोनों ऑप्शन तो गए। अब उसके बाद अब यहाँ पर देखना है तुम्हें। तो यहाँ पर ऐसे दो लिक्विड्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर एनालीन है विद वाटर। यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है H2O, हो सकता है तुम थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो। तो यहाँ पर देखो, डी तो देखने की जरूरत ही नहीं, दोनों में सेम है। अब बी और सी में से कोई एक पता लग जाए तो हो जाएगा। अब एनालीन इन वाटर स्टीम डिस्टिलेशन देखा ही था ऊपर, तो सी का 1 हो गया ये भी। ठीक है। तो मैं ये बता रही हूँ कि तुम्हारे उस नॉलेज से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आराम से, एंड आई कैन गारंटी आगे पेपर्स में भी बन जाएंगे। तो बाकी चीज अब जैसे ये थोड़ा मन में रख लो, जैसे ये चीज तुम काफी बार देखोगे। ऐसे जब अम, जैसे हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में पढ़ा था ना, ऐसे लिक्विड जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होता है, तो तुम्हें देख के लग रहा होगा ना कि इनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा, सिमिलर टाइप के ही हैं, क्योंकि ये दोनों ही CnH2n+2 टाइप के हैं। तो इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लग ही रहा है। तो ये अभी अपनी कॉमन नॉलेज में डाल लो ये चीज। हमने ये चीज पढ़ तो पहले भी रखी है, अब उसमें एक नई चीज हमें पीवाईक्यू करके थोड़ी थोड़ी पता लग रही है कि हाँ एनटी किस टाइप में यूज करती है। अब नेक्स्ट है द टेक्निक यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टीम वोलेटाइल इमिसिबल सब्सटेंसेस। डायरेक्ट ही इन्होंने स्टीम डिस्टिलेशन की डेफिनेशन पूछ दी। फिर है विच अमंग द फॉलोइंग प्यूरिफिकेशन मेथड्स इन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल सॉल्युबिलिटी इन टू डिफरेंट सॉल्वेंट्स। तो सॉल्युबिलिटी हमने किस में देखी थी, एक तो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में, एंड एक देखी थी पेपर क्रोमेटोग्राफी में। पेपर क्रोमेटोग्राफी तो है नहीं, एंड तो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन है। तो तुम्हारा हो गया ये भी डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड। अब ये फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्टीम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक तो इसे मार्क कर लिया तभी, स्टीम वोलेटाइल कॉल्ड एसेंशियल ऑयल्स। दीज आर जनरली insoluble भी बता दिया, स्टीम वोलेटाइल और insoluble एट रूम टेम्परेचर बट मिसिबल विद वाटर वेपर। ठीक है। अ suitable method for extraction of oils from the flowers। अब देख के लग जाएगा कि पता नहीं ये क्या पूछ दिया एनटीए ने, ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं। तुम्हें कीवर्ड्स फिगर आउट करने थे। पहली चीज स्टीम वोलेटाइल, दूसरा था insoluble in water। तो डायरेक्टली स्टीम डिस्टिलेशन, दैट्स इट। तो देखो ये तुम चार चार नंबर ऐसे फ्री में बस क्वेश्चन रीड करो, 10-10 सेकंड के सवाल है ये। देन chromatographic techniques based on the principle of differential adsorption। एड्सॉर्प्शन तुम्हें याद होगा,
यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। क्रोमैटोग्राफी हमने पढ़ा था, तो उसमें मैंने तुम्हें क्लियरली समझाया था। यहाँ पर देखो, क्रोमैटोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड पार्टीशन। एंड एड्सॉर्प्शन में होती है कॉलम और थिन लेयर, और पार्टीशन में स्पेसिफिकली पेपर क्रोमैटोग्राफी पढ़ी, उसी पर डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये दोनों एड्सॉर्प्शन वाले हैं एंड ये पार्टीशन, तो ए एंड बी ओनली। ये क्वेश्चन 2 बार ही रिपीट हुआ था, इतना आसान क्वेश्चन, वो भी 2 बार ही रिपीट हुआ था, इसलिए मैंने वापस से भी मेंशन करा है। और भी काफी क्वेश्चंस डबल रिपीट हुए थे, मैंने बाद में रिपीटिशंस हटा दी थी, बट एक बार रखा था कि एटलीस्ट बताऊं कि हाँ क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहे हैं, और हो सकता है कोई सिमिलर, छोड़ो सेम ही क्वेश्चन तुम्हारी शिफ्ट में आ जाए, तो इसे बहुत अच्छे से करो। अभी नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पेपर क्रोमैटोग्राफी? पेपर शीट फॉर्म्स द स्टेशनरी फेज। नहीं, गलत बात, वाटर फॉर्म करता है स्टेशनरी फेज। वाटर प्रेजेंट इन द पोर्स ऑफ द पेपर फ्रॉम द स्टेशनरी फेज। हाँ, ये तो ठीक लग रहा है, फिर भी एक बार बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पेपर एंड वाटर प्रेजेंट इन द पोर्स टुगेदर फ्रॉम द स्टेशनरी फेज। यहाँ पर मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट किसी ने अगर ढंग से पढ़ा हो ना, उसे पता होगा कि पेपर स्टेशनरी फेज में नहीं आता है। तो यहाँ देखो, हमने पढ़ा भी था कि पेपर पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी में जो पेपर क्रोमैटोग्राफी है, उसमें एक स्पेशल पेपर यूज होता है विच इज क्रोमैटोग्राफी पेपर। एंड ये एक स्पेशल क्वालिटी पेपर होता है इन विच वाटर इज ट्रैप्ड विच एक्ट्स एज अ स्टेशनरी फेज। तो वाटर विच इज ट्रैप्ड दैट एक्ट्स एज अ स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ था। पेपर क्रोमैटोग्राफी में तुमने मुश्किल से 1-2 चीजें पढ़ी हैं, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट 4 नंबर। वाटर प्रेजेंट इन द मोबाइल फेज, ये तो गलत ही है, तो वैसे ही गलत है, तो इसलिए बी ऑप्शन। Which of the following is used as an adsorbent in adsorption chromatography? ये वापस डायरेक्ट नोट से, सिलिका जेल एंड एल्यूमिना, तो बोथ ए एंड बी। एक और सिमिलर नोट्स पे सवाल, सिलिका जेल और एल्यूमिना एड्सॉर्बेंट है। क्विक लाइम और मैग्नीशिया नहीं यूज करते, हमने पढ़ाई था कि सिलिका जेल और एल्यूमिना ही यूज करते हैं एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी में, तो यहाँ पे वापस ए एंड बी। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा अब टाइप 1 खत्म होता है। आई होप जिन्होंने वीडियो अच्छे से देखी है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा हुआ है, उनसे भी ये सवाल एकदम तुरंत देखते ही हो गए होंगे। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, ये अभी प्रैक्टिस सेशंस ही हैं। तुम वीडियोस जाओ देखने, एंड मैं श्योर कर सकती हूँ उसके बाद तुम इसके सारे सवाल कर दोगे। अब टाइप 2 देखते हैं कि थोड़ा सा दिमाग चलाना होगा हमें, थोड़ी सी एप्लीकेशन लगानी है। द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग फॉर द क्रोमैटोग्राफी प्यूरिफिकेशन मेथड इज। क्रोमैटोग्राफी की बात कर रहे हैं, तो अच्छा, रिटार्डेशन फैक्टर की बात चल रही है 2 ऑप्शंस में, तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। रिटार्डेशन फैक्टर, एक बार रिविजिट करा देती हूँ, रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है? डिस्टेंस मूव्ड बाय substance from baseline divided by distance moved by solvent from baseline। ठीक है, ये होता है, ध्यान रखने की बात क्या है, यहाँ पे बेसलाइन से होता है। तुम्हें याद होगा, यहाँ पर तुम्हारी जो ये क्रोमैटोग्राफी की प्लेट होती है, लाइक टीएलसी प्लेट भी बोलते हैं, तो यहाँ पर तुम एक बेसलाइन बनाते हो, उसका रेफरेंस ले रहे हैं। RF of a polar compound is smaller than that of a non-polar compound। अब यहाँ पर इन जनरल पोलर नॉन पोलर की बात कर रहे हैं, तो पेपर क्रोमैटोग्राफी में भी हमने देखा था कि क्या होता है। जैसे तुम्हारा यहाँ पर तो वाटर ट्रैप्ड है,
अगर पेपर क्रोमेटोग्राफी नहीं भी लें, टीएलसी वगैरह भी ले लें, तो उसमें भी अगर तुम सॉल्वेंट जो है वो नॉन पोलर ले लो तो उसके साथ वही ऊपर ज्यादा जाएगा जो खुद भी नॉन पोलर हो, तो दोनों में चीजें सेम ही रहती हैं। क्योंकि हमने वीडियो में पेपर क्रोमेटोग्राफी में पर्टिकुलरली पोलैरिटी डिस्कस की थी, तो मैं उसका एग्जांपल लेके बता रही हूँ। अब आगे और चीजें आएंगी, उसमें हम देखेंगे एड्सॉर्प्शन और पोलैरिटी को कैसे लिंक करते हैं। तो टिपिकली पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि अंदर तो वाटर है और नीचे जो है तुम्हारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो ज्यादा ऊपर कौन सा जाएगा? लेट से यहाँ पर है ए और यहाँ पर है बी। तो हमने डिस्कस करा था ना, पोलैरिटी किसकी ज्यादा होगी? बी की ज्यादा होगी ए से, तो यानी कि जो कम ऊपर जाता है वो ज्यादा पोलर है। तो RF ऑफ अ पोलर कंपाउंड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ अ नॉन पोलर कंपाउंड। तो मतलब डिस्टेंस मूव्ड कम होगा उस सब्सटेंस का जो ज्यादा पोलर है। तो ऑफ अ पोलर कंपाउंड इज स्मॉलर देन अ नॉन पोलर कंपाउंड, तो ये बात तो ठीक है। फिर भी और ऑप्शंस देखते हैं, वो भी समझाते हैं। Non-polar compound are retained at top and polar compounds come down in column chromatography। अब column chromatography याद करो, हमारे पास ऐसे कॉलम होता था। तो उसमें जैसे यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। तो मानो कि तुम यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल रहे हो, तो क्या होगा? उसके साथ नीचे तक कौन जाएगा? जो नॉन पोलर होगा। तो पोलैरिटी अगर तुम देखो तो यहाँ पर एक की ज्यादा है बी से और उसकी ज्यादा है सी से। ठीक है। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड टीएलसी में भी तुम ऐसे पोलैरिटी डिस्कस कर सकते हो इफ यू टेक अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। ओके। तो नॉन पोलर कंपाउंड्स आर रिटेन्ड एट द टॉप, ये तो एकदम गलत बात है, नीचे देखा अभी हमने। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रन फास्टर देन सॉल्वेंट इन द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट। तो ऐसा हो सकता है? तुम खुद सोचो। ये बोल रहा है कि यहाँ पर दिखाती हूँ तुम्हें, चलो। वो बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है कि स्पॉट ज्यादा ऊपर चला जाए सॉल्वेंट के मुकाबले। एक चीज बताओ, सॉल्वेंट की मदद से स्पॉट ऊपर ज्यादा था? स्पॉट तो वरना वहां लगा हुआ था ना, स्पॉट तो वरना यहाँ पे लगा हुआ था। जैसे मैं कह रही हूँ कि स्पॉट तो यहाँ पे लगा हुआ था, उसको ऊपर लेके कौन गया है? तुम्हारा सॉल्वेंट ही लेके गया है। तो ये बताओ ना, स्पॉट सॉल्वेंट से ऊपर कैसे चला जाएगा? है ना, बिल्कुल ही लॉजिकल बात नहीं है, तो इसलिए गलत है। ठीक है। एंड सेम ही लॉजिक से इंटीग्रल वैल्यू कैसे होगी? अगर तुम इसे RF को x बाय वाई से डिनोट करो, तो x तो हमेशा ही y से कम है और ये पॉजिटिव वैल्यू भी है। तो ये कैसे ही होगा? एट मैक्स 1 हो सकता था। तो RF वैल्यू जो है, दिस इज बिटवीन 0 and 1। ये भी हाइपोथेटिकल नहीं कि एग्जैक्ट 0 एग्जैक्ट 1 हो। ठीक है, तो तुम्हारा ए ऑप्शन करेक्ट है। एंड उसके अलावा भी हमने बाकी पूरे ऑप्शंस डिस्कस कर दिए। इंटरेस्टिंग सवाल था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फिगर ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर ए बी सी मार्क्ड है। कॉलम सी इज मोर पोलर। ठीक है, लीस्ट पोलर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ तो पोलैरिटी डिस्कस हो रही है। देन कौन सा पहले आ रहा है बाहर वो डिस्कस कर रहे हैं। एंड कौन सा लेट आ रहा है, मतलब लाइक कौन पहले सेपरेट आउट हो जाएगा उसकी बात चल रही है, पोलैरिटी डिस्कस हो रही है। चलो एक एक करके शुरू करते हैं। तो अभी जैसे ऊपर देखा ना, अगर तुम इसमें एक नॉन पोलर सॉल्वेंट डालोगे, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे जैसे नीचे जा रहा है, तो उसका साथ कौन ज्यादा निभाएगा, जो पोलर है या जो नॉन पोलर है? ऑब्वियसली जो नॉन पोलर है वो इसका साथ निभाएगा। तो पोलैरिटी का ऑर्डर क्या होगा? तुम देख रहे हो, सेम ही कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं।
पोलैरिटी ए की ज्यादा है बी से और बी की ज्यादा है सी से, तो सी इज मोर पोलर देन ए एंड बी, ये तो गलत हो गया। ए इज द लीस्ट पोलर, ये भी गलत हो गया। अब वो बोल रहा है कि कौन पहले बाहर आएगा। सो कंपाउंड बी कम्स आउट ऑफ द कॉलम बिफोर सी एंड आफ्टर ए। तो वो बोल रहा है कि सी से पहले और ए के बाद। तो मतलब यहाँ पर तुम डायग्राम से ही देख लो, अगर इस फैशन में वो आ रहे हैं तो यहाँ पर जब तुम नोजल को हटा दोगे तो पहले क्या नीचे आएगा, सी आएगा या ए आएगा? ऑब्वियसली पहले अगर तुम निकाल दो कि ऑर्डर ऑफ कमिंग आउट, ये सी और डी तो एकदम कॉमन सेंस के सवाल है, इस डायग्राम से भी पता चल रहा है। तो ऑब्वियसली पहले सी बाहर आएगा, देन बी बाहर आएगा, देन ए बाहर आएगा। तो बी कम्स आउट ऑफ कॉलम में, सी से पहले बी तो आ ही नहीं सकता, ये तो गलत है। और ए के बाद आएगा, ये भी गलत है। ए स्पेंड्स मोर टाइम इन द कॉलम, ये बात सही है क्योंकि देखो ए सबसे एंड में बाहर आ रहा है। ए बी सी तीनों गलत है ऑप्शन में। अगर इसमें किसी को सी और डी नहीं भी आते ना मान लो, तो वो देख सकते हैं मतलब कि दो ऑप्शन रह जाएंगे, ए बी सी और ए बी डी। तो फिर तुम अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस ही लगा लो कि सबसे ऊपर कौन सा है, वही तो एंड में आएगा, तो वहां से तुम डायरेक्टली कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग कॉलम क्रोमैटोग्राफी, mixture of two compounds A and B are separated. A is eluted first. This indicates B. अब कॉलम क्रोमैटोग्राफी की वापस से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इससे मतलब है कि ए पहले बाहर आ रहा है। ए इज इल्यूटेड फर्स्ट का मतलब ए को पहले सेपरेट कर रहे हो तुम। तो कॉलम क्रोमैटोग्राफी मतलब ए नीचे होगा, अभी ऊपर के क्वेश्चन में ही देखा था हमने लॉजिक, एंड बी इधर होगा। तो इसका क्या मतलब है, अगर तुम पोलैरिटी देख लो तो बी की पोलैरिटी ज्यादा है ए से। अब वो क्योंकि आर एफ से रिलेट करा रहे हैं इसीलिए मैं ये चीज बोल रही हूँ। अब आर एफ निकालना है तुम्हें, तो ये बताओ जो ज्यादा पोलर है वो नीचे डॉट बनेगी उसकी या ऊपर बनेगी? ऑब्वियसली हमने ऊपर ही कंसेप्ट देखे अभी कि जो ज्यादा पोलर है वो तो साथ नहीं देगा नॉन पोलर सॉल्वेंट का, और नॉन पोलर सॉल्वेंट का साथ देगा नॉन पोलर, तो इसलिए ए साथ देगा और बी नहीं देगा। तो रिटार्डेशन फैक्टर, अब ये भी हमने ऊपर डिस्कस करा था एक पीवाईक्यू में। मैंने वैसे इन्हें रैंडम सीक्वेंस में अरेंज करे थे, बट इत्तेफाक से वो मैच कर रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट जो पहले यूज करे वो नेक्स्ट में काम आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका आर एफ जो है वो इससे क्या होगा, कम होगा क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल कम है। तो आर एफ ऑफ बी इज लेस देन आर एफ ऑफ ए, राइट? तो लो आर एफ होगा पहली बात तो। अब पहले जो रह जाता है उसका एड्सॉर्प्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्गर या वीकर? ऑब्वियसली अगर ए का स्ट्रॉन्गर होता तो फिर वो रुक जाता ना, बट उसके तो नॉन पोलैरिटी की वजह से उसके साथ रिलेशन ज्यादा अच्छे हैं एड्सॉर्प्शन के मुकाबले, तो स्ट्रॉन्गर एड्सॉर्प्शन, हेंस डी इज करेक्ट। आई होप तुम लोग को भी मजा आ रहा है। अगर कहीं पे कुछ भी डाउट है तो मैं बार बार इंसिस्ट कर रही हूँ कि जो लास्ट वीडियो मैंने क्रोमैटोग्राफी पे बनाई है दैट इज वेरी वेरी डिटेल्ड, उसे जाके देख लो अगर क्रोमैटोग्राफी में दिक्कत आ रही है। इससे बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं, तो अभी देखोगे न्यूमेरिकल्स भी सारे भरे पड़े हैं क्रोमैटोग्राफी से। अब नेक्स्ट है टीएलसी ऑफ अ मिक्सचर शोज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ये है। तो अब ये देख के तो मेरा मन कर रहा है कि जल्दी से पहले मैं पोलैरिटी ऑर्डर ही लिख लूं। मान के चलो तुम कि हर बारी अगर कुछ मेंशन नहीं है तो तुम एक नॉन पोलर सॉल्वेंट ही ले रहे हो, तो पोलैरिटी किसकी ज्यादा होगी, बी की, देन सी उसके बाद, एंड देन ए, क्योंकि ए सबसे ज्यादा साथ निभा रहा है नॉन पोलर का, नॉन पोलर सॉल्वेंट का। तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इल्यूशन इन सिलिका जेल कॉलम क्रोमैटोग्राफी, ऊपर उन्होंने तुमसे कॉलम क्रोमैटोग्राफी दे के टीएलसी रिलेट कराया, अब यहाँ पे टीएलसी दे के कॉलम वाला रिलेट करा रहे हैं। तो तुम देखो इस पोलैरिटी ऑर्डर से
तुम बता सकते हो कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में लेयर्स क्या बनेंगी? सो देखो, यहाँ पर ऐसे होता है ना, मिक्सचर होता है और ऊपर सॉल्वेंट होता है तुम्हारा, एंड देन यहाँ पर जो तुम्हारा एड्सॉर्बेंट पड़ा होता है और नीचे ग्लास वूल, और यहाँ पे एक स्टॉप कॉर्क। तो सॉल्वेंट नीचे आ रही है, नॉन पोलर एज्यूम कर लो इन क्वेश्चंस में तो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि पोलैरिटी डिस्कस हो रही है। तो फिर अब क्या है, जो सबसे ज्यादा नॉन पोलर है वो नॉन पोलर का साथ देगा, तो ए यहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पे बी, और सॉरी यहाँ पे सी, क्योंकि सी ये है, एंड यहाँ पे बी। तो अब ये बताओ कि इल्यूशन ऑर्डर क्या होगा? इल्यूशन ऑर्डर मतलब जो कौन सा सबसे पहले इल्यूट होगा, कौन सा सबसे बाद में इल्यूट होगा। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, सबसे पहले ए बाहर जाएगा तो ए वुड बी इल्यूटेड फर्स्ट, एंड देन सी होगा, एंड देन बी होगा। हेंस दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं हम बार बार। अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब एनटीए ने अब यहाँ थोड़ा मुश्किल पूछ दिया। जैसे ऊपर तुम्हें याद होगा, हमने जब टाइप 1 में देखा था, ऐसे मैच द कॉलम्स डिस्टिलेशन पे, यहाँ पर, तो ये डायरेक्ट जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल थे वो दे दिए, एकदम ही डायरेक्ट, कुछ ही नहीं बदला। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज था, बट एनसीईआरटी के 2 एग्जाम्पल से ही हो गया था। अब एनटीए ने क्या करा, चारों एग्जाम्पल बदल दिए, अब कोई भी नहीं है इनमें से एनसीईआरटी में एज सच। तो अब लोग सोचेंगे कि यार मतलब इस सबके एग्जाम्पल भी अलग से करके जाने पड़ेंगे, अब तो एनटी कुछ भी पूछ ले। नहीं, इतना थोड़ी याद करोगे तुम लोग। जो तुमने चीजें पढ़ी हैं उन्हें ही रिलेट करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब देखो, बेसिक लॉजिक लगाना है जो भी हमने पढ़ा है। अब जैसे यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन है, डिफरेंशियल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पहले तो इनकी थोड़ी थोड़ी चीजें रिविजिट करो कि इसमें होता क्या था और किन के लिए लगाते थे और कैसे से एग्जाम्पल हुआ करते थे। तो वो सब चीजें तुम्हें याद आ जानी चाहिए। जैसे क्रिस्टलाइजेशन में बेसिकली एक सॉल्यूशन में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते थे, मतलब प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड सीडिंग कराने के लिए, एंड देन उसी पे ऑर्गेनिक कंपाउंड कलेक्ट हो जाया करता था। डिफरेंशियल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में ऐसा होता था कि सॉल्युबिलिटी पानी के पानी में और एक लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिफरेंट होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो हम ऐसा जनरली लेते हैं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड की, एंड उससे फिर हम पानी से ट्रांसफर करा लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ठीक है, एक तो वो था। देन कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हम उन्हें सेपरेट आउट कराते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी यही होता है कि डिफरेंट हमारे पास होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम उन्हें सेपरेट आउट करा लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया मन में बन गया। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पर देखो, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस में गिवन है, बी और सी ऑप्शन में। तो मतलब बी और सी में तो 3 और 4 ही जाएगा। ठीक है, तो मतलब सी या तो 3 4 से मैच होगा और बी भी 3 4 से मैच होगा, इनमें से किसी से। एक चीज तो ये हो गई। तो तुम यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सारे ऑप्शन ही एलिमिनेट कर सकते हो। C1 और 2 से तो मैच ही नहीं होगा, यहाँ से भी तुम्हारे पास ऑप्शन आ गया कि डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब मान लो किसी को ये चीज नहीं समझ आती एकदम से कि हाँ ऐसे दो ऑर्गेनिक कंपाउंड होने चाहिए, तो मैं तुम्हें और भी तरीकों से क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। अब जैसे तुम ए पे ध्यान दो, मतलब मैं पर्सनली, मैं भी अभी फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रही हूँ ये सारे क्वेश्चंस। तो अब अगर तुम ए पे ही ध्यान दो, AH2 और CH2Cl2, पक्का 3 और 4 तो नहीं है क्योंकि दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है। अब बात आती है डिफरेंशियल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या फिर क्रिस्टलाइजेशन। अब तुम देखते हो दूसरा क्या है, ये है C6H12O6 एंड NaCl। अब तुम ये बताओ, ये तो तुम्हें पता ही है ना, ग्लूकोज पानी में तो घुलता ही है। तो
वहां से भी थोड़ा फील आ रहा है कि ये डिफरेंशियल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कर भी रहे हैं, एंड मोर ऑफ NaCl है साथ में, H2O के साथ नहीं गिवन। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि इसके लिए सेकंड तो नहीं यूज कर रहे हैं, फर्स्ट यूज करते लग रहे हैं। तो ए के लिए फिर सेकंड यूज करेंगे, मतलब ए, ए को तुम एलिमिनेट कर दो कि 3 और 1 तो नहीं होगा, बचता है ए सेकंड। तो अब इन दोनों में तुम डी का देख सकते हो, सी का भी देख सकते हो। अब डी का क्या है, 3 या 1। अब डी 3 पे तो नहीं जा रहा है, क्योंकि ये दोनों में तो 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने चाहिए। तो वहां से भी तुम इसे एलिमिनेट करके यहाँ तक पहुंच सकते हो। तो देखा, ये इतना मुश्किल लगने वाला सवाल, और ये सोचने में जाना कि हमें ये सारे एग्जाम्पल याद होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो तुमने चीजें पढ़ी है तुम वो लॉजिक भी अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पे, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये भी मैं कहूंगी फ्री के नंबर है, क्योंकि वरना तुम जेई मेंस के न्यूमेरिकल जाके देखो, ऐसी ऐसी डिविजन्स करवा रहे होते हैं, इतनी इंटेंस कैलकुलेशंस होती हैं। इसमें वैसा कुछ नहीं है, प्योर लॉजिक बेस्ड। So in the given TLC, the distance of spot A and B are 5 and 7 centimeter from the bottom। ये ध्यान से पढ़ना कि बॉटम से बता रहे हैं या बेस लाइन से बता रहे हैं। तो बॉटम से ए जो है ये 5 सेंटीमीटर पे है, इसका मतलब बेस लाइन से होगा 5 - 1 यानी कि 4। और फिर बोल रहे हैं बी जो है वो 7 सेंटीमीटर पे है, इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ से 7 - 1 6 सेंटीमीटर पे है। RF value of B is x into 10 raised to power -1 times more than that of A। तो x बताना है। तो कुल मिला के RF B equals to x into 10 raised to power -1 RF of A। तो that is RF of A क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सब्सटेंस फ्रॉम बेस लाइन। बहुत ध्यान से बोल रही हूँ, फ्रॉम बेस लाइन देखना होता है। ये जब मैं पढ़ा रही थी वीडियो में, मैंने बहुत बार इस पे एम्फसाइज करा है कि बेस लाइन से होता है डिस्टेंस। तो ये होगा 6, और सॉल्वेंट का भी फ्रॉम बेस लाइन। तो यहाँ पर देखो, ये सॉल्वेंट फ्रंट पे क्या होगा, ये चीज है 10 में से एक तो ऊपर का -1 और एक बेस लाइन का भी -1, तो 8 इक्वल्स टू x इंटू 10 - 1 RF ऑफ A यानी कि 4/8। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा x क्या आ जाएगा, ये हो गया 3/2 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 15। 15 है तुम्हारा आंसर, सिंपल। अब नीचे देखते हैं। ऑन अ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड moved by 3.5 centimeter while the solvent moved by 5 centimeter, the retardation factor of the organic compound। अब तुम पहली बात तो यहाँ पे सोचने लग जाओगे मेजोरिटी लोग कि यार ये तो बताया ही नहीं बेस लाइन से है या बॉटम से है। तो अगर कुछ नहीं दिया ना तो स्टैंडर्ड मानो कि बेस लाइन से गिवन होगा। ऑब्वियसली बॉटम से गिवन होता तो तुम ये क्वेश्चन ही कैसे करते, है ना। तो थोड़ा खुद से भी समझ जाना चाहिए क्वेश्चन को देख के कि क्या बोलना चाह रहा है। तो ये तो एकदम ही डायरेक्ट फ्री के नंबर है। 3.5/5 क्या बन गया ये, 0.7। तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा, 7 × 10⁻⁻1। एकदम ही हलवा क्वेश्चन। अब देखो, 3 organic compounds A, B, C were allowed to run in TLC using hexane। Hexane क्या होता है, non-polar solvent, and gave the following results। The RF value of the most polar। अब तुम देख रहे हो, उन्होंने डायरेक्ट किसी कंपाउंड का आरएफ ना निकलवा के तुमसे थोड़ा लॉजिक अप्लाई कराया कि तुम्हें पता होना चाहिए कि सबसे पोलर कंपाउंड कौन सा होता है, जो लाइक सबसे टॉप तक जाता है, जो सबसे बॉटम पे रह जाता है। तो वापस से वही लॉजिक, नॉन पोलर सॉल्वेंट का साथ कौन देगा, जो खुद भी नॉन पोलर है। तो पोलैरिटी ऑर्डर क्या होगा, सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, मोस्ट पोलर सी। तो इसका आरएफ क्या होगा, 2/8 विच इज
1/4 which is 25 into 10 raised to the minus 2, hence आंसर हो गया 25. Easy. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉलोइंग क्रोमेटोग्राफ. क्रोमेटोग्राम बताया था ना क्या होता है. ये जो हमें फाइनली टीएलसी प्लेट ऑब्टेन होती है, यहाँ पे ये बताया था ये क्रोमेटोग्राम होता है. तो इस पे देखते हैं क्या बोल रहे हैं. क्रोमेटोग्राम मिला हमें बाय द एडजॉर्प्शन ऑफ कंपाउंड ए ऑन अ 6 सेंटीमीटर टीएलसी प्लेट. मतलब ये पूरी टीएलसी प्लेट जो है ये 6 सेंटीमीटर की है. रिटार्डेशन फैक्टर बताना है ए का. तो यहाँ पर आरएफ में तुम्हें चाहिए ए कितना मूव करा फ्रॉम बेस लाइन. दिस इज 3.5 माइनस 0.5. हमने टीएलसी में पढ़ा था कि 2 सेंटीमीटर ऊपर बेस लाइन मार्क करते हैं, बट कोई ऐसे वो थोड़ी है हम कितने भी ऊपर मार्क कर सकते हैं. तो इन जनरल स्टैंडर्ड होता है 2 सेंटीमीटर, बट यहाँ पर वेरिएबल 0.5 है. तुमने ऊपर क्वेश्चन में देखा होगा 1 सेंटीमीटर है, तो इट्स फाइन. तो ये 3.5 माइनस 0.5. अब नीचे सॉल्वेंट कितना ऊपर चढ़ा, तो 6 माइनस 0.5 ये ऊपर वाला और 0.5 ये नीचे वाला, तो ये आ गया 3/5. सो दिस इज 0.6. तो आंसर हो गया 6. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो यहाँ पर है इन द गिवन टीएलसी द डिस्टेंस ऑफ स्पॉट ए एंड बी आर 5 and 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टीएलसी प्लेट. वापस से रेपिटेशन लग रही है, हमने ऊपर भी ऐसा क्वेश्चन करा था. द आरएफ वैल्यू ऑफ बी इज इतना टाइम्स ये द वैल्यू ऑफ एक्स. ये देखो हमने ऊपर अभी सेम क्वेश्चन करा है. सेम क्वेश्चन दो दो बार रखा है, इसका मतलब ये भी. तो इसका आंसर तो हमने ऊपर देख ही लिया था. दिस इज सेम. इसका आंसर आ जाता है 15. तो इसी के साथ सारे पीवाईक्यूज कर लिए हमने. आई होप ये पीवाईक्यूज करके तुम्हें काफी मजा आया होगा एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन हुई होगी तो और मजा आया होगा तुम्हें. अब ये सब सवाल तो एनटीए आज तक पूछ चुका है. इसमें से काफी ज्यादा रिपीटेशन होने के बहुत अच्छे चांसेस है क्योंकि काफी क्वेश्चंस रिपीट ही करते हैं. स्टिल आई वुड से जो मैंने 3 वीडियो अपलोड करी है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उससे बहुत अच्छे से देख लो. सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ आ जाएंगी एंड एक बार ही पढ़ लिया ना तो रिवाइज करने की भी ज्यादा जरूरत ही नहीं है. कोई रिवीजन कुछ नहीं रिक्वायर्ड होता. मैंने अपने जेई में एक बार ही पढ़ा था और मुझे अभी तक चीजें याद थी. तो क्योंकि ये समझने वाली चीजें तुम लाइफ लॉन्ग याद रखते हो, तो इसलिए आई वुड से कि अच्छे से पढ़ो. तो मैं ये पीवाईक्यू वाली पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगी एंड जो मेरे कंबाइंड नोट्स हैं वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगी. उसके अलावा हैंड रिटन नोट्स जो मैंने बनाए थे वो भी डाल दूंगी. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.